हेलो एवरीवन। चलो आज एक दो सेक्शंस हम और डिस्कस करेंगे टैक्स में, जिसमें से पहला है सेक्शन 50CA। सिंपल सा सेक्शन है। क्या कहता है? डीम्ड। फिर से देखो, डीम्ड आ रहा है मतलब अज्यूम्ड। अज्यूम्ड क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। तो सिंपल है। उसने पता क्या कहा? अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स, कौन से शेयर्स? अनलिस्टेड शेयर्स मतलब अनकोटेड शेयर्स, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वो अगर आपने बेचे फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे, तो फेयर मार्केट वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे। ठीक है। और अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा के बेचे, फिर तो कोई बात नहीं है। जो एक्चुअल में जितने के बेचे हैं उसी को बताओ क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी पता है इस केस में गवर्नमेंट क्या कह रही है? आपको अनलिस्टेड शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं बेचने हैं। अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे बेचे तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा के बेचे तो जितने के बेचे हैं उसको हम मान के चलेंगे एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? अनलिस्टेड शेयर्स पे। चलो, अब मैं इस चैप्टर में आपको एक नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूं। ये नोट्स ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूं, ये डाउनलोड कर लेना, ये लिंक वहां से। ठीक है। देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? एग्जेम्पशंस। पता है कैपिटल गेन चैप्टर में ना जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो तरह की एग्जेम्पशंस आपको दी गई हैं। एक है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 और एक है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10। दो एग्जेम्पशन है, सिंपल सी। देखना मेरी बात। पहले है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10। ए पॉइंट क्या है? कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम 1964। अच्छा, कंडीशन देखना क्या है? ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2002। मेरी बात सुनना। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद अगर आपने कोई यूनिट बेचे, म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट बेचे विच आर स्पेसिफाइड अंडर यूनिट स्कीम 1964, तो याद रखना आपके हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। सिंपल वर्ड्स में, जो कैपिटल गेन आएगा वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या होगा? एग्जेम्प्ट। तो मैंने क्या कहा? अगर आपने 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट्स बेचे विच आर स्पेसिफाइड इन यूनिट स्कीम 1964, तो बेचने पे जो कैपिटल गेन आएगा वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपके हैंड्स में क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 क्या कहता है? देखना। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। सुनो, पता है उसने क्या कहा? ध्यान से देखना। उसने कहा कोई इंडिविजुअल है या कोई एचयूएफ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को क्या कर रखा है? क्या कर लिया है? कंपल्सरली एक्वायर। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, गवर्नमेंट ने उसके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को
कंपल्सरली क्या कर लिया है, एक्वायर। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह पता है, हमने पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट जब आपके प्रॉपर्टी को, आपके कैपिटल असेट को कंपल्सरली एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देती है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, मेरी बात सुनो, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े। पहला, कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। दूसरा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का क्या होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन। चौथा, कंपल्सरी एक्विजिशन के बदले जो कॉम्पनसेशन मिला है ना, वो या तो मिलना चाहिए 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद, ठीक है। और पांचवी शर्त आती है, लैंड मस्ट बी यूज्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड, तो देखो एग्रीकल्चरल लैंड तो वो तभी कहलाएगा ना जब आप उसे यूज करोगे। किसके लिए भाई, जब तक आप किसी लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करोगे तब तक उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड हम कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चरल लैंड उसे तभी माना जाएगा जब आप उस लैंड को यूज करो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एटलीस्ट पिछले 2 साल, मतलब बेचने की डेट से, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, बेचने की डेट से एटलीस्ट पिछले 2 साल आपने उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या करा हो, यूज। या तो आपने यूज करा हो या फिर आपने, आपके पेरेंट ने यूज करा हो, आइदर ऑफ योर पेरेंट। और एचयूएफ के केस में किसने यूज किया हो, उस एचयूएफ ने। तो ना 5 शर्तें, ध्यान से सुनना, 5 शर्तें, फिर 1-2 बड़ी काम की बातें आपको बताऊंगा। 5 शर्तें कौन से हैं। पहला, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उसके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का क्या हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन। आपको पता है गवर्नमेंट जब कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो आपको क्या दिया जाता है, कंपनसेशन। तो वो कंपनसेशन कब मिलना चाहिए, 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद मिलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट शर्त आती है, उस लैंड को आपने यूज करा हो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, डेट ऑफ ट्रांसफर से प्रीसीडिंग एटलीस्ट 2 साल तक। किसने यूज करा हो, या तो आपने या आपके पेरेंट्स ने या एचयूएफ के केस में उस एचयूएफ ने। अगर ये सारी शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो कैपिटल गेन आएगा ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, ठीक है। अब मेरी ना 1-2 बातें जरा थोड़ी सी सुनना, ध्यान से देखना। अच्छा, मेरे को अब एक बार बताओ, ये जो कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन ध्यान से याद करो, ये 2 तरह का होता था। एक तो होता था इनिशियल कॉम्पनसेशन और एक होता था एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। एक इनिशियल और एक एनहांस्ड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पता है अब क्या उन्होंने कहा, कंपनसेशन मस्ट बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। जब कंपनसेशन लिखा हुआ है तो अब मतलब क्या है, मैं आपको कुछ केसेस कराता हूं, मेरे साथ वो केसेस लिखना जरा। देखो, कुछ केसेस लिखो। पहला, assume initial compensation and enhanced compensation both are received after 1 April 2004। इनिशियल कॉम्पनसेशन भी बाद में मिला है और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन भी बाद में मिला है, तो ठीक है।
बोथ एग्जेम्प्ट, मतलब इनिशियल कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, दोनों एग्जेम्प्ट होंगे। सेकेंड, इनिशियल कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड बिफोर 1st April 2004 and enhanced compensation is received after 1st April 2004। अब बताओ मेरे को, सिंपल बात है, इनिशियल रिसीव हुआ है 1st April 2004 से पहले और एनहांस्ड रिसीव हुआ है 1st April 2004 के बाद। तो आप क्या कहोगे, इनिशियल कॉम्पनसेशन पे जो कैपिटल गेन आएगा वो तो हो जाएगा टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल? क्यों? 1st April 2004 से पहले मिला है, आपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। हाउएवर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड, initial compensation and enhanced compensation both are received before 1st April 2004। दोनों पहले मिले हैं, 1st April 2004 से पहले मिले हैं। अब बताओ क्या होगा, सिंपल है, बोथ टैक्सेबल। भाई 1st April 2004 से पहले मिले हैं दोनों के दोनों पे कैपिटल गेन जो आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, एक केस और आता है, ये सुनना जरा, फोर्थ केस। अब आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, हमें इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है। अब सुनो, पार्ट इनिशियल कंपनसेशन इज रिसीव्ड before 1st April 2004 and part initial compensation is received after 1st April 2004 and enhanced compensation is received after 1st April 2004। तो मुझे बताओ, इनिशियल आधा मिला है 1st April 2004 से पहले, आधा मिला है 1st April 2004 के बाद, और एनहांस्ड पूरा का पूरा 1st April 2004 के बाद। तो एनहांस्ड पे तो जो आएगा वो तो बताओ क्या होगा, वो तो एग्जेम्प्ट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1st April 2004 के बाद मिला है। दिक्कत है इनिशियल की, सोच के बताओ, करा हुआ है आपने, इनिशियल का क्या होगा। याद है मैंने क्या कहा था कि अगर आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन किश्तों में मिल रहा है तो हमेशा कौन से साल में टैक्सेबिलिटी आती है, जिस साल में पहली किस्त मिली है। मतलब हमें सेकंड किस्त कब मिली है वो तो देखना ही नहीं होता, आपको तो कौन सी इंस्टॉलमेंट देखनी होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो देखनी होती है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी उसी साल में आती है। तो मेरे को बताओ, ऑल्दो पार्ट इनिशियल कंपनसेशन 1 अप्रैल 2004 के बाद मिला है, फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कंपनसेशन पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल। याद रखना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो देखनी होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रेलेवेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रेलेवेंट। ठीक है, चलो एक बार समअप कर दो, मेरे को समअप करो। देखो क्या कह रहा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, कंडीशंस 5 हैं। पहला, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उसके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का क्या हुआ है, कंपलसरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट से हमें क्या मिला है, कंपनसेशन। कब मिला होना चाहिए, 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद। और ध्यान रखना, वो लैंड आपने यूज किया हो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए पिछले एटलीस्ट 2 साल तक,
या तो आपने या आपके पेरेंट्स ने या एचयूएफ के केस में उस एचयूएफ ने। अगर ये पांचों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो याद रख लेना पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से ना, बस कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पनसेशन में मैंने क्या क्या बताया, अगर इनिशियल और एनहांस्ड दोनों मिले हैं 1 अप्रैल 2004 के बाद, दोनों पे जो कैपिटल गेन आएगा एग्जेम्प्ट, दोनों मिले हैं 1 अप्रैल 2004 से पहले, दोनों पे जो कैपिटल गेन आएगा टैक्सेबल। इनिशियल मिला है पहले, एनहांस्ड मिला है बाद में, इनिशियल टैक्सेबल, एनहांस्ड एग्जेम्प्ट। दिक्कत तब आएगी जब इनिशियल आपको किश्तों में मिला है, एक किस्त पहले मिली है, एक किस्त 1 अप्रैल 2004 के बाद मिली है। तो याद रखना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रेलेवेंट होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट रेलेवेंट। और क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 2004 से पहले मिली है तो पूरा का पूरा इनिशियल कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन आएगा पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जेम्पशन थी दो सिंपल सी अंडर सेक्शन 1033, ठीक है, और 1037। चलो सेक्शन 54 में आज नहीं कराऊंगा, आज के लिए इतना बहुत है। सेक्शन 54 में आपको कल शुरू कराऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।